ओके। सो आज हम इन डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन डिज़ाइन जो है ये बेसिकली लेआउटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सिर्फ लेआउट और ये जो बनते हैं प्रिंटिंग रिलेटेड उसमें ही ये यूज़ होता है। ठीक है, बाकी इन डिज़ाइनिंग का कोई काम नहीं है। अब लेआउटिंग मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो जैसे कि न्यूज़पेपर है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर को देखोगे, जैसे कि यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे ये एक स्पेसिफिक एक बॉक्स की तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है, फिर यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पे एक लाइन है और ऊपर एक बड़ा टेक्स्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये दो लाइंस है और उसके बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो बोल्ड है। सो दिस इज़ कॉल्ड लेआउट। ठीक है, तो लेआउट मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी ये सब फिक्स रहता है। ठीक है, तो ऊपर का सेक्शन जो है वो तुम्हारा न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बनाया हुआ है सेक्शन जिसके अंदर तुम्हारा डेट है। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन है जिसमें सिर्फ फ़ोटो है और उसके ही अलाइन में तुम्हारा टेक्स्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो तो इस यहाँ पर भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये हो गया लेआउट। ठीक है, सेम मैगजीन्स में भी तुम देखोगे तो एक स्पेसिफिक लेआउट रहता है। ठीक है, तो ये मैगजीन का एक इनसाइड पेज है, तो यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है, फिर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट भी देखो तो सारे प्रॉपरली लाइन में है, और यहाँ पर एक बॉक्स है, फिर एक डिस्टेंस छोड़ा है, फिर यहाँ पर एक और टेक्स्ट मैटर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पे जो भी कंपनीज़ के लोगोज आएंगे वो है। यहाँ पर एक सर्कुलर लोगोज दिए हुए हैं या फिर आइकॉन्स है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ लेआउटिंग है, कैसे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लेआउट है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड लेआउट। ठीक है, ओके। तो इसके प्रॉपरली यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक सेक्शन है। ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर टेक्स्ट है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेआउटिंग। ठीक है, तो ये सब लेआउटिंग का जो काम है ये इन डिज़ाइनिंग में होता है। तो ज़्यादातर इन डिज़ाइन जो है वो जो भी प्रिंट रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें ही यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं सोशल मीडिया की पोस्ट और ये सब इसमें नहीं बना सकता हूँ। बना सकते हैं लेकिन टूल्स उतने स्पेसिफिक नहीं है डिज़ाइनिंग के लिए, लेआउटिंग के लिए ज़्यादा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इन डिज़ाइन। तो इन डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास एडोब मास्टर कलेक्शन ही है। मेरे पास CS6 भी वर्जन है और 2020 भी वर्जन है, तो मैं अभी ये 2020 वर्जन ही ऑन करता हूँ। तो एडोब इन डिज़ाइन, तो इसको ऑन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इलस्ट्रेटर सॉरी इन डिज़ाइन स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, या तो मेरे पास यहाँ पर भी क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, या मैं मेन्यू बार में भी जा सकता हूँ, फाइल और न्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू करते हैं। ओके, तो मेरे पास ये एक विंडो आएगा जिसके अंदर ऊपर मुझे प्रीसेट्स दिए हुए हैं। इसमें मोबाइल का एक प्रीसेट है, वेब के प्रीसेट्स है और प्रिंट रिलेटेड प्रीसेट्स है। ठीक है, जनरली हम लोग प्रिंट में ही ज़्यादा काम करेंगे। तो यहाँ पर लेटर साइज़ पेपर है, लीगल पेपर है, टैबलॉइड है, A5 A4 पेपर, A3 और ऐसे कुछ पेपर्स मेरे पास ऑलरेडी है। जो भी पेपर मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल A4, तो मेरे पास उसका साइज़ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और ये जो यूनिट है वो फ़िलहाल पिकास यूनिट है। ठीक है, तो पिकास यूनिट जनरली हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, मोस्टली हम या सेंटीमीटर्स या तो इंचेस। ठीक है, तो मैं इसको रखते हैं। तो A4 साइज़ पेपर यहाँ पे आ जाएगा 210 बाय 297। ठीक है, या तो A5 मैं ले सकता हूँ तो 148 बाय 210 ऐसा। सो यहाँ से मैं पेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उस पेज जो भी फाइल मैं बना रहा हूँ अभी, इसका एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसे नाम दे देता हूँ, सपोज़ बेसिक्स।
साइज़ यहाँ पे है। ओरिएंटेशन पेज का क्या चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो मैं इसे रखता हूँ लैंडस्केप। फिर मेरे पास पेजेस है, ठीक है। पेजेस कितने पेजेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6, जितने मैं चाहता हूँ उतने में पेजेस ले सकते हैं। इन केस अगर तुम कोई मैगज़ीन बना रहे हो या फिर कोई ब्रोशर बना रहे हो या फिर ई बुक है, तो मैं कितने पेजेस चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है कॉल्ड फेसिंग पेजेस, ठीक है। फेसिंग पेजेस मतलब बेसिकली अगर मैं 2 पेज बुक के ओपन करता हूँ तो वो हमें साइड बाय साइड दिखाई देते हैं, ठीक है, लेफ़्ट और राइट में। सो दैट इज़ कॉल्ड फेसिंग पेजेस। तो फेसिंग पेजेस हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए तो मैं ऑफ ही रखता हूँ और पेज मैं रखता हूँ 1, ठीक है, एक ही पेज चाहिए। और यहाँ पे स्टार्ट भी है, तो इनकेस अगर मैं 7 पेज का बुक, 8 पेजेस का बुक बना रहा हूँ और मुझे पहला जो डिज़ाइन करना है वो 5th पेज करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइल रखता हूँ। तो मैं जब ये फाइल क्रिएट करूँगा तो 8 पेजेस बनेंगे और मेरा जो जूम रहेगा वो जूम ले हमारा बेसिकली पेज नंबर 5 पे ही रहेगा, ठीक है। तो पेज नंबर 5 जो है वो मुझे सामने दिखाई देगा, जो कि बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो स्टार्ट पेज क्या चाहिए वो मैं रख सकता हूँ, तो मैं अभी के लिए 1 1 ही रखते हैं। यहाँ पे कॉलम्स है, ठीक है, तो मैं पेज को कॉलम में डिवाइड भी कर सकते हैं और कॉलम का गटर भी है, ठीक है। तो गटर मतलब कॉलम्स के बीच का स्पेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है, तो अगर मैं कॉलम्स 3 कॉलम्स देते हैं तो बेसिकली ऐसे 3 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो एक पेज के ऊपर 3 कॉलम्स डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैं बढ़ा सकता हूँ और कॉलम गटर है, ठीक है। तो यहाँ पे उन कॉलम्स के बीच का स्पेस है। तो अगर मैं कॉलम गटर बढ़ाता हूँ तो ये बेसिकली ऐसे आएगा। तो अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ 3 mm का, तो 2 कॉलम्स के बीच में, हर कॉलम के बीच में 3 mm का एक गैप आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला गैप। तो वो गैप कितना चाहिए उसका भी वैल्यू है, इसको बोलता है गटर। तो मैं यहाँ से वो चेंज कर सकता हूँ, जैसे अभी ये 4 mm का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, मैं 1 ही रखता हूँ ताकि एक ही पेज आए। इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स बेसिकली क्या है कि जब भी हम कोई लेआउट या फिर कुछ भी बनाते हैं प्रिंट रिलेटेड, तो वो हम एग्जैक्ट पेज के एंड तक नहीं उस टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है, कभी भी। जैसे ये एग्जांपल हमने देखा था, तो यहाँ पर भी देखो तो टेक्स्ट पूरे पेज के एंड तक नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये इतना जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमने छोड़ दिया है उन्होंने, ठीक है। तो एक मार्जिन हमको हमेशा छोड़ना है चारों तरफ से, इवन नीचे भी देखो तो इतना मार्जिन छोड़ा हुआ ही है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन है इमेज का, तो इसके बाद एक मार्जिन यहाँ पर भी छोड़ा हुआ है। इसको भी देखोगे तो एग्जैक्ट पेज के एंड से नहीं है, थोड़ा मार्जिन यहाँ से भी छोड़ा है, थोड़ा ऊपर से भी यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। और हर लेआउट में तुमको ये दिखाई देगा, एक स्पेस रहता है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो तो। सो दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन, ओके। यहाँ पर मार्जिन का वैल्यू है कितना मार्जिन तुमको चारों तरफ से पेज को छोड़ना है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर फेसिंग पेजेस ऑन रखता हूँ, ठीक है, तो मुझे टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड मिलता है। और जब मैं फेसिंग पेजेस ऑफ करता हूँ तो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ऐसे मिलता है, ठीक है। तो फ़िलहाल हमको फेसिंग पेजेस तो ऑफ ही रखना है, तो मैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, लेआउटिंग करेंगे तब। फ़िलहाल मैं यहाँ पर मार्जिन जो है वो छोड़ देता हूँ अराउंड मे बी 1 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 mm हो गया। अब मैं यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ तो सब जगह वो 10 अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज ये लॉक्ड है, ठीक है। तो वैल्यू लॉक रहेगा तो चारों तरफ एक साथ ही चेंज होगा। अगर मैं इसको अनलॉक करते हैं तो मैं टॉप से मार्जिन अलग दे सकता हूँ, बॉटम से अलग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में दिख रहा है कि यहाँ पर जो मार्जिन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे जो मार्जिन है, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ से थोड़ा कम मार्जिन छोड़ना है और इस तरफ थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको लॉक ही रखते हैं और चारों तरफ से सेम मार्जिन में छोड़ता हूँ 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर्स। तो ये है मार्जिन्स, ओके।
सो बेसिकली मैं इसको अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये अपना एक पेज है, ठीक है, मे बी A5 पेज है, और मैं इसके अराउंड देता हूँ एक मार्जिन, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करते हैं और सपोज़ मैं ऐसा एक मार्जिन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक लाइन आएगा ऐसे। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है, वो इसके अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, इस लाइन को टच होता है मार्जिन लाइन को, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाहर नहीं टेक्स्ट जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ मे बी वेबसाइट लिखा मैंने, ठीक, या फिर कॉन्टैक्ट लिखा, तो जो भी मैं जो करना है वो इसके अंदर ही मैं करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड मार्जिन। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, मेरे पास एक और ऑप्शन है, ब्लीड एंड स्लग। ब्लीड एरिया मतलब वो एरिया होता है कि जो जो हमारा एक पेज है या फिर जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं उससे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर तक एक डिज़ाइन बनाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीड एरिया। तो मैं एक अलग कलर लेते हैं, और मैं यहाँ से एक और लाइन बनाता हूँ, तो ये ब्लीड एरिया है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये अपना मेन पेपर है, ठीक है, A4 या A5 जो भी है, डिज़ाइन जो भी इस पर आएगा वही तुमको प्रिंट में आने वाला है। लेकिन ये जो ब्लीड एरिया है, हम अक्सर डिज़ाइन को ब्लीड एरिया तक बनाते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ये जो पेज है अपना ब्लैक कलर का, वो जब प्रिंट होता है, तो क्योंकि हम लोग ब्रोशर्स है या लीफलेट्स है, पैम्पलेट है, तो वो एक ही प्रिंट नहीं करते हम लोग, वो कम से कम 300 500 पैम्पलेट्स एक साथ ही प्रिंट होता है, ठीक है। सो प्रिंट करते समय वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि A5 पेपर है, लेकिन वो प्रिंट जो करते हैं वो बड़े पेपर पे करेंगे, मे बी A3 पे करेंगे। तो A3 के ऊपर हो सकता है तुम्हारे A5 पेज 3 4 बैठ जाए, ठीक है। तो ये एक पेज है, ये एक पेज है, तो ये ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमने लेफ़्ट साइड में बनाया हुआ पेज है डिज़ाइन, वो एक पेज पे ऐसे कुछ कॉपीज़ आएंगे उसके, ठीक है। अब होगा ये कि ये एक पूरा शीट हो गया अपना, ठीक है, ये पूरा एक शीट हो गया जो प्रिंट होगा। और ऐसे शीट्स बहुत सारे प्रिंट होंगे, डिपेंड कि एक के ऊपर अभी 8 आ रहे हैं, तो अगर मुझे 1000 प्रिंट करने तो एक कितने शीट्स बनेंगे, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000/8। तो जो भी आंसर आएगा उतने शीट्स रहेंगे। सो जब ये ऐसे प्रिंट होता है, तो प्रिंट होने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये सारी शीट एक के ऊपर एक रखते हैं, और एक मशीन आता है जिसमें से जो एक बड़ा सा कटर रहता है, और वो सीधा उसके ऊपर कट कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक के ऊपर एक शीट्स रखे हुए रहते हैं, तो अगर जो मेरा कट है वो एग्जैक्ट यहाँ पे लगता है इस पॉइंट पे, तो परफेक्टली कट होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर कट हल्के से भी से मूव हो गया इस तरफ, तो होगा क्या कि ये जो पेज हमने डिज़ाइन किया है, इसके साथ ये एज पे वाइट कलर आएगा, जो ब्लैंक, ये जो ब्लैंक एरिया है, ठीक है, ये जो ब्लैंक एरिया है वाइट, वो, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो कार्ड है या फिर जो भी पैम्पलेट है उसके ऊपर एक वाइट एजेस आ जाता है, और वो दिखने में बहुत बेकार दिखता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ है A5, ठीक है, तो मशीन एग्जैक्ट A5 का उनके पास कटिंग वाला रहता है, ठीक है। तो वो A5 के हिसाब से बराबर सेट रहता है, ओके। तो इसलिए हमको क्या करते हैं कि जो भी अभी मान लो कि ये जो अपना पेज है जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन किया है, इसके अंदर मैंने सपोज ऑरेंज कलर मेरा बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ऑरेंज कलर को मैं एक्सटेंड करूँगा इस लाइन तक, ब्लीड एरिया तक, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो बेसिकली होगा क्या कि इसके अराउंड एक ब्लीड एरिया भी आएगा। तो इवन इफ़ अगर तुम्हारा पेज यहाँ से नहीं कटता है और थोड़ा सा साइड से भी कटता है, तो मुझे जो भी मेरे
मेरे डिज़ाइन का बैकग्राउंड है वो कलर मुझे स्टिल मिलेगा, वो वाइट एरिया नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। तो इसके लिए ये ब्लीड एरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम इसको देखेंगे भी आगे तो और थोड़ा तब क्लियर हो जाएगा डाउट। तो ये है ब्लीड, ओके। और ब्लीड कितना देना चाहिए, तो ब्लीड ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 mm का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ब्लीड एरिया नहीं होता, ठीक है। तो 3 to 4 mm इनफ हो गया, ओके। सो ये तुम्हारे ब्लीड एरिया का एक स्पेसिफिक डायमेंशन है, साइज़ है। इसके बाद एक और चीज़ है इन डिज़ाइन में, स्लग। तो यहाँ पर ब्लीड एंड स्लग का ऑप्शन था, तो ये तो ब्लीड एरिया है कि कितना देना है, तो मैं इसको दे सकता हूँ 3 mm। तो चारों तरफ से 3 mm का ब्लीड आ जाएगा। और फिर स्लग है, ठीक है। स्लग ब्लीड के भी बाहर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके भी बाहर आएगा, लेकिन इसका प्रिंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसका प्रिंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। इस एरिया में मैं कुछ नोट या कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर मैं मेरा फाइल किसी को दे रहा हूँ आगे कंटिन्यू करने के लिए, मतलब आधा मैंने डिज़ाइन किया, आधा कोई और डिज़ाइन करने वाला है, तो ये स्लग एरिया है। स्लग एरिया में मैं एक्चुअली टेक्स्ट लिख सकते हैं, और जो भी मुझे डिज़ाइनर है उसको मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर मे बी फॉन्ट चेंज कर दो, या तो जो हेडलाइन है उसको चेंज कर दो, उसका कलर चेंज कर दो। तो यहाँ पर मैं एक नोट जैसा लिख सकता हूँ। तो स्लग एरिया जो है वो हम इतना यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रिंट में आता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये पूरा डिवीज़न होता है, ठीक है। मेन पेज है, अंदर की तरफ तुम्हारा मार्जिन है जहाँ तक टेक्स्ट आएगा, बाहर की तरफ तुम्हारा ब्लीड एरिया है जहाँ तक तुम्हारा कटिंग एरिया आएगा, और उसके बाहर स्लग है, ठीक है। स्लग हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल तो। सो स्लग का जो वैल्यू है वो मैं ज़ीरो ही रखता हूँ, मुझे अभी के लिए तो नहीं चाहिए। तो मैंने मार्जिन दे दिया है 10 mm का, मतलब 1 cm, और ब्लीड एरिया दिया है 3 mm का, ठीक है। फाइल मैंने लिया हुआ है, नाम मैं फिर से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बेसिक्स। और मैंने इसका जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रखा हुआ है, पोर्ट्रेट भी रखना है तो पोर्ट्रेट भी रख सकते हो, ठीक है। क्रिएट। ओके, सो मेरे पास ये एक पेज आ गया, ठीक है। पेज के अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है ये हमारा मार्जिन है, जो चारों तरफ से 10 mm का हमने छोड़ा हुआ है। और बाहर ये जो लाइन दिख रहा है ये तुम्हारा ब्लीड एरिया है, ठीक है। सो अब देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ऊपर रूलर्स दिख रहे हैं, इनको मैं ऑफ़ कर सकता हूँ यूजिंग कंट्रोल R। तो कंट्रोल R से रूलर्स ऑफ हो जाएंगे या ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल R है। जूम इन जूम आउट के लिए है कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, ठीक है। काइंड ऑफ फोटोशॉप की तरह ही है। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर अगर यूज़ किया रहेगा तो आई थिंक एडोब का ही ये भी प्रोडक्ट है इन डिज़ाइन, तो काफ़ी एडोब का एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम है सारे प्रोग्राम्स में। और अगर मैं स्पेस बार होल्ड करते तो पैन कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो यूज़र इंटरफेस देखते क्या है। सबसे ऊपर मेन्यू बार है, ठीक है, हर प्रोग्राम में जैसे होता है। यहाँ पर तुम्हारी फ़ाइल का नाम है तो यहाँ पर टाइटल आएगा जो भी तुम्हारा फाइल ओपन है उसका। लेफ़्ट साइड में हमारे पास टूल बार है, ठीक है। राइट साइड में यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल है, ठीक है। प्रॉपर्टी पैनल में तुमको पूरा पेज का सेटिंग यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से भी बाद में सब चेंज कर सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट A5 पेपर लिया है, मुझे A4 चाहिए, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये पेज A4 बन जाएगा। फ़िलहाल तो A5 रखते हैं। यहाँ पर भी ओरिएंटेशन दिया हुआ है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। साइज़ A5 के हिसाब से खुद ही वो आ जाएगा, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पेजेस कितने चाहिए, 1 2 3 4 जो भी है। फेसिंग पेजेस यहाँ से भी मैं ऑन कर सकता हूँ, और मार्जिन्स यहाँ पर भी दिया हुआ है। और एडजस्ट लेआउट के अंदर तुमको दूसरे ऑप्शंस में मिलते हैं, जैसे कि सेम वही चीज़, ठीक है। A5 पेपर, विड्थ और हाइट, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स और ब्लीड एरिया,
ठीक है। तो बाद में भी चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इन केस फाइल तुमने क्रिएट कर लिया है, उसके बाद चेंजेस करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी पैनल है। यहाँ पर पेजेस एक चीज़ है, इसमें पेजेस ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ लेयर्स। तो पेजेस है, सीसी लाइब्रेरी है, ठीक है। ये अगर तुम्हारा परचेस्ड वर्जन रहेगा तो तुम डायरेक्टली एडोब के सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है, ओके। ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें। अब अगर फ़ोटोशॉप तुमने पहले यूज़ किया हुआ है तो बहुत से जो बेसिक टूल्स है वो तुम उसके साथ फैमिलियर रहोगे, ठीक है। तो जैसे कि टूल बार जो है हमारा, मैं यहाँ से इसको ऊपर क्लिक करते एरो पे तो ये दो लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बेसिक कुछ ऑब्जेक्ट है जैसे कि रेक्टेंगल। तो मैं रेक्टेंगल लेते, क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। मैं मूव टूल लेता हूँ। सो मूव टूल सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट है वी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वी प्रेस करते तो ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा। मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर फिल मिलता है और ये जो नीचे दिख रहा है ये आउटलाइन है, ठीक है। तो आउटलाइन का कलर और फिल का कलर, ठीक है, ऐसे दो चीज़ें हैं। तो फिलहाल फिल जो है वो नन रखा हुआ है। नन मतलब ये ब्लैंक आएगा। तो ये जो लाइन दिख रहा है क्रॉस डायगोनल लाइन, इसका मतलब है कि फिल मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फिल को एक्टिव रख सकते हैं या तो इस पर क्लिक करते हैं स्ट्रोक को एक्टिव रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं फिल में आता हूँ। फिल में तीन ऑप्शंस है, नो फिल मतलब नन, या तो ग्रेडियंट, या तो सॉलिड कलर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सॉलिड पे रखता हूँ इसको। तो फिल सिलेक्ट करो और इसको सॉलिड कलर रख दो, ठीक है। अब इसका कलर जो है फिल, इस पर डबल क्लिक करते और मुझे जो भी कलर चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। ओके कर दो, ठीक है। सिलेक्ट करो और स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना है तो स्ट्रोक पे एक बार क्लिक, तो ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। फिर इसके ऊपर भी डबल क्लिक और स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ जैसा है। कैंसिल। अब जैसे ही यहाँ पर देखते हो प्रॉपर्टी में तो ये पेज का सेटिंग आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट का सेटिंग मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो तुम्हें पेज का सेटिंग मिलेगा। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिल है तो यहाँ से भी कलर पे डबल क्लिक करो और यहाँ से भी तुम फिल कलर चेंज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्वॉचेस पहले से ही दिए हुए हैं। या तो कलर में जाता हूँ तो मुझे सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो जो भी कलर चाहिए उस पर क्लिक करो, वहाँ पे वो अपडेट होते जाएगा, ठीक है। स्लाइडर भी दिए हुए हैं। तो फिल का ऑप्शन है, स्ट्रोक का कलर भी है, डबल क्लिक, ऑप्शंस यहाँ पे आओगे तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। और स्ट्रोक का यहाँ पे थिकनेस भी दिया हुआ है तो थिकनेस बढ़ाते हैं, ओके। कंट्रोल प्लस जूम इन। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पे स्ट्रोक का थिकनेस है और उसके बाजू में ही मेरे पास उसके टाइप्स भी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सॉलिड थिकनेस आना चाहिए या तो मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस है जैसे कि वाइट डायमंड क्लिक, तो स्ट्रोक कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रोक्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए तो रखता हूँ सॉलिड स्ट्रोक। अब स्ट्रोक अगर देखते हो, अगर जब मैं इसका थिकनेस बढ़ा रहा हूँ तो स्ट्रोक दोनों तरफ से बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर भी बढ़ रहा है और बाहर भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्ट्रोक का वेट है जो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिंग है, लेकिन कैपिंग अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइन के जो पॉइंट्स ओपन होते हैं वहीं पे कैपिंग आता है।
इसमें लाइन कहीं से भी ओपन नहीं है, ये पूरा जॉइंट है, ठीक है। तो कैपिंग इसमें नहीं समझेगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ जॉइंस में, ठीक है। तो जहाँ पे ये लाइन के कॉर्नर्स है, ठीक है, तो ये कॉर्नर्स कैसे चाहिए, तो अगर मैं रखता हूँ इसको मीटर जॉइन तो शार्प कॉर्नर्स आएंगे। अगर मैं रखता हूँ इसे राउंड जॉइंस तो यहाँ पे देखो तो जॉइन जो है वहाँ पे राउंडनेस आएगा। या तो एक और है बेवल, ठीक है, बेवल जॉइन, तो कुछ ऐसे स्ट्रेट 45 डिग्री पे एक लाइन आएगा। तो स्ट्रोक, तो ये एक ऑप्शंस है। मैं इसको फ़िलहाल मीटर जॉइन ही रखते हैं, ठीक है। एंड मेरे पास अलाइनमेंट भी है स्ट्रोक का। तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक दोनों तरफ से बढ़ रहा है, मतलब बाहर भी इसका थिकनेस बढ़ रहा है, अंदर भी, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो सेंटर अलाइंड है। तो यहाँ पे ये सेंटर पे रखा हुआ है, स्ट्रोक अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। लेकिन अगर मैं रखता हूँ अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, ठीक है, क्लिक, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर की तरफ ये स्ट्रोक आएगा 12 पॉइंट्स का। वही अगर मैं रखता हूँ आउटसाइड तो ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ स्ट्रोक आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रखता हूँ इसे आउटसाइड, ठीक है। थोड़ा सा वेट कम करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे टाइप सेम वही टाइप दिया हुआ है जो मैंने यहाँ से देखा था, स्ट्रोक का क्या टाइप देना है। और यहाँ पे स्टार्ट एंड भी है, ठीक है। तो स्टार्ट में मुझे क्या शेप चाहिए और एंड में मुझे क्या शेप चाहिए, लेकिन ये इसमें एक्चुअली नहीं दिखाई देगा बिकॉज ये लाइन जो है वो ओपन लाइन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको नन करते हैं और बाहर क्लिक करता हूँ मैं। तो मेरे पास यही कुछ बेसिक शेप्स है, जैसे कि सर्कल है, ठीक है। और शेप्स बनाते समय अगर मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। वही अगर मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ, सॉरी ऑल्ट होल्ड करते हैं, तो जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो पॉइंट उसका सेंटर बन जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट सर्कल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर शिफ्ट परफेक्ट सर्कल, ऑल्ट फ्रॉम सेंटर, बट नॉट परफेक्ट। और अगर मैं दोनों एक साथ होल्ड करता हूँ, शिफ्ट एंड ऑल्ट, तो ये सेंटर से भी आएगा और परफेक्ट भी आएगा, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिक शेप्स है, ठीक है। बेसिक शेप तुम खुद से ड्रॉ करके देख लो, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, यहाँ पे कलर में आ सकते हो और कलर पे डबल क्लिक, ओके। स्ट्रोक को मैं यहाँ पे स्ट्रोक पे रखता हूँ और स्ट्रोक को मैंने नन रखा हुआ है तो स्ट्रोक आएगा ही नहीं। मैं इसको भी सॉलिड रखते हैं और फिर स्ट्रोक का कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और स्ट्रोक का थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं, वेट। और स्ट्रोक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसको रख सकता हूँ इनसाइड आउटसाइड कैसा चाहिए, ठीक। तो ये एक है। फिर मेरे पास पेन टूल है, ठीक है। पेन टूल भी अगर फ़ोटोशॉप में तुमने किया है तो आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि पेन टूल कैसे काम करता है। तो पेन टूल लेते हैं, सिंपली क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक, क्लिक करते जाओ और ये पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, तो ये कर्व आएगा, क्लिक एंड ड्रैग, ओके। तो ये सेम पेन टूल है और ये सारे शेप जो है वो वेक्टर है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर मैं सिलेक्शन टूल के बाजू में जो डायरेक्ट सिलेक्शन है और वो अगर लेता हूँ तो मैं इनके पॉइंट्स को एक्चुअली सिलेक्ट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एडिटेबल फॉर्म में ही बनता है, ठीक है। सो लाइन को सिलेक्ट और मैं लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन और मैं इनडायरेक्टली एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके जो भी शेप देना है या मूव करना है वो कर सकते हैं, ठीक है।
और पेन टूल के अंदर वही सेम चीज़ है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है। तो ऐड एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो यूजिंग डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो इस पॉइंट को मुझे निकालना है, इसको भी निकालना है, ठीक है। तो अभी ये लाइन देखो तो ओपन है, मतलब इसके एंड जो है वो ओपन है, ठीक है। मैं एक्चुअली इसे डिलीट करते हैं, एक नया मैं लाइन बनाता हूँ पेन टूल से। ऐसे कुछ, और इसका मैं वेट बढ़ाते हैं। तो अभी देखो तो ये जो एंड हो रहा है लाइन, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके स्ट्रोक में आता हूँ। यहाँ पे कैपिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो कैप जो है ये अपना बट कैप है, मतलब ये एकदम फ्लैट आएगा, या राउंड कैप है। तो मेरे जो कैपिंग्स है वो राउंड आएंगे। और तीसरा जो है वो तुम्हारे पास और एक है कॉल्ड एक्सटेंडेड या कुछ, तो प्रोजेक्टिंग कैप, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये भी दिखने में वैसे ही दिख रहा है जैसे बट कैप था, लेकिन बेसिकली बट कैप और इसमें फ़र्क ये है कि ये प्रोजेक्टिंग है, मतलब ये थोड़ा लाइन से एक्स्ट्रा आता है। तो अगर मैं यहाँ से बट कैप रखता हूँ तो लाइन यहीं तक अपने बनाया था, ठीक है। और प्रोजेक्टिंग कैप तो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब जहाँ तक ये जो कर्व वाला शेप जाता है यहाँ तक वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके भी ऑप्शंस है। सिलेक्ट, थोड़ा सा वेट कम करते हैं, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर स्टार्ट और एंड का ऑप्शन है, ठीक है। तो क्योंकि लाइन मैंने यहाँ से बनाया था तो ये लाइन का स्टार्ट पॉइंट रहेगा और ये एंड रहेगा। तो स्टार्ट में मुझे क्या शेप चाहिए तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए ये सर्कल, तो स्टार्ट में एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड में मुझे क्या चाहिए तो मैं एंड वाला शेप चूज़ करता हूँ, सपोज़ ये एरो, ओके। फिर इसको मैं जैसा भी शेप देना है वो बाद में दे सकते हैं, और वो शेप्स वैसे ही उसको फॉलो करेंगे, ठीक। ठीक है। और मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूँ, मतलब ये स्टार्टिंग शेप फ्रंट में चाहिए और फ्रंट वाला शेप एंड में चाहिए, तो स्ट्रोक में आओ, और ये जो स्टार्ट एंड है इसको मैं यहाँ से सिंपली स्वैप कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्वैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्केल भी है, ठीक है। तो स्टार्ट का स्केल क्या चाहिए और एंड का स्केल क्या चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट वाला जो शेप है ये राउंड, वो मुझे थोड़ा छोटा चाहिए, तो मैं स्केल 100 की जगह 20 रखते हैं। 20 बहुत ज़्यादा कम हो गया, आई थिंक मुझे रखना पड़ेगा 60। तो देखो तो ये सर्कल छोटा हो गया, ठीक है। और मुझे ये एरो जो है वो बड़ा करना है, तो स्ट्रोक में आते हैं, और एरो जो है उसका 100 की जगह 300% रखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इनका साइज़ चेंज कर सकते हैं बेसिकली स्केल को यूज़ करके। अभी के लिए मैं 100 ही रखता हूँ दोनों, ओके। तो ये कुछ स्ट्रोक के सेटिंग्स है, ओके। मैं इनको डिलीट करता हूँ। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट जो है उसी का ज़्यादा काम है इन डिज़ाइन में, क्योंकि लेआउटिंग जो है वो टेक्स्ट के ऊपर ही ज़्यादा बेस्ड रहता है। तो मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, और टेक्स्ट टूल लेके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं सिर्फ, तो देखो तो कुछ नहीं होगा, ओके। फोटोशॉप में क्लिक करता हूँ तो एक कर्सर आता है, फिर वहाँ से मैं टाइप कर सकता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मुझे क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा, ओके। तो एक फील्ड बनेगा और इसके अंदर मैं टाइप कर सकता हूँ। सिलेक्ट करो, और मैं इस बॉक्स को थोड़ा
बढ़ाते हैं क्योंकि ये आधा टेक्स्ट कट रहा था, इसको कम करते हैं। अब अगर मैं इस बॉक्स को छोटा करता हूँ, ज़्यादा ही छोटा करते हैं सपोज़ यहाँ तक, तो अब देखो तो टेक्स्ट अपने आप ही कट हो जाएगा, ठीक है, छोटा नहीं होगा वो, लेकिन कट हो जाएगा। सो मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस, ऐसे कुछ। तो अभी यहाँ पर देखते हो तो एक रेड कलर का बॉक्स आता है, उसके ऊपर प्लस साइन आ रहा है। ये जो है आइकॉन, ये बेसिकली ओवरफ्लो का आइकॉन है, मतलब ऐसे ये दिखा रहा है कि टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, इस बॉक्स के भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसे पूरा टेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तब वो आइकॉन नहीं आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी यहाँ पे क्लीन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई टेक्स्ट आधा कट जाता है तो यहाँ पर ये प्लस साइन आता है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो का साइन है। तो मैं एक ऐसी भी चीज़ कर सकते हैं कि एक तो इस बॉक्स को ही बड़ा कर दो तो सारे टेक्स्ट दिखाई दे, ओके। या तो एक और ऑप्शन है, तो एक दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि हाँ, हाँ, तो मैं एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक, तो यहाँ देखोगे तो और एक कर्सर ऐसे कुछ दिखाएगा कि मैं और एक टेक्स्ट का फील्ड बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, तो जो भी आधा टेक्स्ट है जो इसमें से बचा हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दो अलग अलग फील्ड्स है, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि इसी का पार्ट इसमें आया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, तो डबल क्लिक, बीच में रखते हैं, ठीक है। तो वी आर नाउ लर्निंग इन डिज़ाइन, तो वो लर्निंग जो है वो इसमें आ गया, देखोगे तो, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे, ओके। और अगर मैं इस फील्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे फिर से ओवरफ्लो का साइन आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे एक नया फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। या तो सिलेक्ट और इसी को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड्स है, ठीक। तो ये बहुत काम की चीज़ है, बाद में हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, टेक्स्ट, क्लिक एंड ड्रैग, तो यहाँ पे एक फील्ड आ जाएगा। और मैं अगर इस फील्ड में राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक। तो ये क्या करेगा कि इतने फील्ड में एक रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देगा खुद से ही। तो क्लिक, ठीक, एक डमी टेक्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको सिलेक्ट करके मैं टेक्स्ट का जो साइज़ है वो सब चेंज करना है, तो मैं सिलेक्ट करो, जैसे ही सिलेक्ट करोगे प्रॉपर्टी बार में तुमको टेक्स्ट के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके अंदर पैराग्राफ सेटिंग है और कैरेक्टर सेटिंग्स है, ठीक। नीचे अपीयरेंस पैनल सेम वही पैनल है, फिल, स्ट्रोक, ठीक है, थिकनेस, विकनेस। और नीचे अपने पास कैरेक्टर है, ठीक, जिसमें मुझे पूरा टेक्स्ट का सेटिंग मिलेगा। तो कैरेक्टर में सबसे पहला जो चीज़ है वो है टाइप फेस, ठीक है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, हम टाइप फेस जो है इसको हम लोग फॉन्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये फॉन्ट नहीं होते, इसे, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है टाइप फेस, ठीक है। और फिर फॉन्ट क्या है, तो फॉन्ट ये होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं एरियल फॉन्ट लेता हूँ, नॉर्मल, सॉरी एरियल टाइप फेस है, ठीक है। तो एरियल टाइप फेस है और ये जो सारे हैं ये उसके फॉन्ट्स हैं, मतलब इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, नैरो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर प्रोफेशनली कहीं पे जाओगे काम करने तो वहाँ पे ऐसे ही बात किया जाता है कि इसका टाइप फेस चेंज करो, तो समझेगा नहीं कि टाइप फेस मतलब क्या है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तो टाइप फेस मतलब तुम्हारा एक्चुअली जो टाइप का फेस है वो, ठीक है।
और उसके फॉन्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टाइप फेस चूज़ करते हैं और यहाँ से फॉन्ट भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये सपोज़ मैंने चूज़ किया, ठीक है। तो मैं इसको किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैंने एलियो टाइप फेस यूज़ किया है और उसका लाइट इटैलिक फॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम इसको बोल सकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ है, तो ये 12 पॉइंट्स है, मैं कम करते, ठीक है। तो साइज़ कम कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं इसको ज़्यादा ही कम कर देते, यहाँ तक तो ये बैठ रहा है, लेकिन ज़्यादा कम कर दूँगा तो ये ओवरफ्लो का यहाँ पे साइन आ जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ एक बार और फिर यहाँ पे एक और फील्ड बना सकते हैं, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग टेक्स्ट है वो इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट, सिलेक्ट, मैं इसी को एक्सटेंड करते हैं। तो बेसिक जो कैरेक्टर का सेटिंग्स है वो आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास ये फर्स्ट तो साइज़ है, फिर मेरे पास यहाँ पे लीडिंग है। लीडिंग मतलब दो लाइंस के बीच का स्पेस। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो हर लाइन के बीच में देखो तो स्पेस बढ़ते जाएगा, ठीक। तो लीडिंग मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर अपने पास ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग मतलब हर हर लेटर्स के बीच का जो स्पेस है वो अगर कम ज़्यादा करना है तो मैं ट्रैकिंग का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ट्रैकिंग बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेटर्स के बीच का स्पेस देखो तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ट्रैकिंग जो है वो ज़ीरो ही रखते हैं। और यहाँ पर अपने पास है कर्निंग, ठीक। कर्निंग एक चीज़ ऐसा है कि जिसमें सिर्फ दो लेटर्स के बीच का मैं स्पेस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टाइप फेसेस, सिलेक्ट, फील्ड थोड़ा छोटा करते हैं, सिलेक्ट करो। और यहाँ पे अपने पास ट्रैकिंग है, तो लेटर्स के बीच का स्पेस है, ये सारे लेटर्स के बीच का स्पेस चेंज करता है, ठीक है। लेकिन जो कर्निंग है वो सिर्फ दो स्पेसिफिक लेटर्स के बीच का स्पेस चेंज करने के लिए है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये पी और वाई जो है वो बहुत ही ज्वाइन हो रहे हैं, एक दूसरे को टच हो रहा है, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और माउस का जो कर्सर है वो इन दोनों के बीच में मैं रखता हूँ, ठीक है। अब देखो तो जब मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ से ऑप्शंस में जाते हैं कर्निंग के, तो सारे वैल्यूज़ ऑफ मिलते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है। तो अगर मैं ज़ीरो कर देते हैं तो सबके बीच में वो एक इक्वल स्पेस कुछ क्रिएट कर देगा, ठीक है। जबकि फॉन्ट्स जो होते हैं लेटर्स उनके बीच में सबके बीच में इक्वल स्पेस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो वो अजीब ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए वो पहले से ही टाइप फेसेस में वो सेटिंग चूज़ किया हुआ रहता है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं जैसा था मैट्रिक वैसे ही रखता है। तो मैट्रिक एक ऑप्शन है और एक ऑप्टिकल ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब जो हमारी आँखों से दिखता है वो, मतलब एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है और मैं इसका आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से आउटलाइन सिलेक्ट करते हैं और आउटलाइन को यहाँ से कर देता हूँ मैं नन, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक प्ले बटन जैसा कुछ बनाता हूँ। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, सिलेक्शन टूल, और मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे। और मैं रोटेट करते समय भी शिफ्ट प्रेस करता हूँ ताकि ये 45 डिग्री पे ही टर्न हो, ठीक है। और मुझे इसका ये वाला पॉइंट निकालना है, तो मैं डिलीट एंकर पॉइंट और इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एक सिंपल प्ले बटन जैसा बन जाएगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं
इस पॉइंट को सिलेक्ट और एरो की से मैं मूव करता हूँ कीबोर्ड पे, राइट एरो की, सिलेक्ट, और इसको भी एक कलर मैं दे देता हूँ कुछ तो। ठीक है, और इसको मैं अभी इस सर्कल के सेंटर में रखते हैं। ठीक है, तो सेंटर में रखने के लिए मैं अलाइन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट, मेरे पास यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन है, तो अलाइन में मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करते हैं और वर्टिकली भी सेंटर में रखते हैं। ठीक, अब टेक्निकली ये देखा जाए तो मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एग्जैक्ट सेंटर रखा हुआ है, लेकिन स्टिल कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, इसको अगर देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर में नहीं है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है, डेड सेंटर नहीं लग रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब हमारी आँखों से मुझे ये सेंटर में नहीं लग रहा है, जबकि वो टेक्निकली सेंटर में ही है। ठीक है, तो इवन दो ये सेंटर में है तो भी मुझे थोड़ा सा इसको राइट में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये मुझे सेंटर में लगेगा, लेकिन अब ये टेक्निकली सेंटर में नहीं है। ओके, लेकिन ऑप्टिकली है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट में यहाँ पर कर्निंग है, तो मैं इस पर डबल क्लिक और इन दोनों के बीच में मैं रखता हूँ। ठीक है, अब जब मैं सिर्फ माउस को ब्लिंक रखता हूँ और अब अगर यहाँ पे जाते हैं तो मुझे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बढ़ाता हूँ 10, या तो यहाँ से सीधा वैल्यू बढ़ाते हैं तो देखो तो टी और पी के बीच में गैप बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है, मुझे पहले से बेटर लग रहा है। ठीक है, सो ये है कर्निंग। ठीक है, कर्निंग दो ही लेटर्स के बीच का स्पेस है और ट्रैकिंग जो है वो सारे लेटर्स के बीच का स्पेस है। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स है टेक्स्ट के। डिलीट, कंट्रोल माइनस, ओके। सो आज इतना ही बेसिक रखते हैं। ठीक है, तो फाइल कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें जैसे मैंने बताया, मार्जिन और ब्लीड एंड स्लग, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अभी के लिए उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते उस पर, तो भी चलेगा, क्योंकि आगे चल के हम प्रॉपर लेआउटिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होते जाएंगी और उतने ही दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट का सेटिंग क्या है, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो और उस पर तुम्हारे जो बेसिक शेप्स है वो ट्राई करो, उनका फिल, उनका आउटलाइन, फिर पेन टूल ट्राई करके देखो, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, ये तुमने फ़ोटोशॉप में यूज़ किया ही होगा, तो सेम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। फिर स्ट्रोक के ऑप्शंस देखो प्रॉपर्टी में। ठीक है, स्ट्रोक है या फिर फिल का है, स्ट्रोक का वेट है, फिर स्टार्ट एंड है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, और दैट्स इट। ठीक है, इतना ही आज सिर्फ तुमको ट्राई करके देखना है जो हमने अभी देखा है। ओके, और सो दैट्स इट, आज यहीं पे रुकते हैं।